भारत और अमेरिका के बीच जिस ट्रेड डील का ऐलान किया गया है वो महज एक ट्रेड डील नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश और दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के बीच किया गया एक करार है। ये भारत के 140 करोड़ कंज्यूमर के बाजार के प्रति पूरी दुनिया की बढ़ती दिलचस्पी की एक मिसाल है। साथ ही ये ट्रेड डील आगे बढ़कर भारत के युवाओं को अपना भविष्य संवारने का एक बड़ा मौका दे रही है। लेकिन इस ट्रेड डील के बाद अब कई सारे सवाल उठ खड़े हुए हैं। सवाल कह लें या फिर उत्सुकता बढ़ गई है। पहला कि क्या दुनिया के सबसे विकसित देश अमेरिका में भारत का प्रोडक्ट पहले की तरह अपना दबदबा हासिल कर पाएगा या फिर उससे बड़े भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए मौके निकल के आ रहे हैं। दूसरा, भारतीय बाजार में अमेरिकी सामानों की पहुंच घरेलू इंडस्ट्री के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी। तीसरा, सबसे बड़ा सवाल, इस डील के बाद दुनिया के बदलते समीकरण में भारत और अमेरिका सबसे ताकतवर साझेदार बनकर उभरेगा। आज इन्हीं सारे मुद्दों पर चर्चा करूंगा मैं आवाज अड्डा में। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कहा गया इस डील के बारे में। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल इतनी बढ़िया डील भारत के लिए तय की है जो इतने वर्ष एक महीनों में हम तय नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने अपने मित्रता के आधार पर भारत के हितों को प्राथमिकता देते हुए और भारत की तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को विश्व के सामने जिस प्रकार से पेश किया है उसके चलते भारत को यह बढ़िया डील माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मिली है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा एग्रीकल्चर और डेयरी इन दोनों सेक्टर्स को संभाला है, उनके हितों को संभाला है और इस क्षेत्र में लोगों को उज्जवल भविष्य मिले और मौके मिले, आमदनी बढ़े, उसके लिए लगातार काम किया है। कभी उनके साथ, उनके हितों के साथ समझौता माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं होने दिया और मुझे खुशी है कि पूरा देश इस बात को समझता है, इस बात का उनको आकलन है और यूएस ट्रेड डील में भी भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। एक नेता ने पूछा, अमेरिकी अध्यक्ष ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने पहले क्यों ट्वीट किया? अरे भाई, रेसिप्रोकल टैरिफ तो अमेरिका ने लगाया था, अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ कम करना था। तो जब उनको टैरिफ कम करना है और 50 से सीधा 18% इतना कम हुआ तो उसकी जानकारी तो उधर से ही आएगी। स्वाभाविक है कि उनको टैरिफ कम करना है तो उसकी जानकारी राष्ट्रपति माननीय डोनाल्ड ट्रंप जी देंगे। और इस मौके पे मैं माननीय राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मित्रता का सम्मान किया। तो आपने सुन लिया, कई सारे सफाई यहां पर निकल कर सामने आ गई उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब की तरफ से कि जो आरोप ये लगाया जा रहा था दिन भर में कि भारत के किसानों के हितों के साथ समझौता है, छोटे मझोले उद्योग कारोबारियों के साथ समझौता है, तो उन्हें साफ कर दिया कि ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया है। ड्यूटी चूंकि उन्होंने लगाई थी तो ड्यूटी घटाने का ऐलान करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर ही है। आखिर अब यहां से इस डील के बाद किस तरह के समीकरण बनते दिख रहे हैं, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ विशेष मेहमान हैं, पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब हैं, जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब हैं, जो खासतौर से हमें ये भी बताएंगे आगे चल करके कि रूस से तेल खरीदना बंद करना और वेनेजुएला और अमेरिका से तेल खरीदना शुरू करना है किस तरह से असर डालेगा। जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशन के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब हैं, जो पूरे इस क्षेत्र में जिस तरीके से समीकरण बदलते रहे उस पर बहुत पैनी नजर रखते हैं। इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सरवणम साहब हैं, जो कि बाजार और इंडस्ट्री दोनों के बीच में बेहतर पकड़ रखते हैं। साथ ही साथ
अप्रैल एक्सपोर्टर्स प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन ए शक्तिवेल साहब हैं। इनको इसी विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है क्योंकि ये वैसा सेक्टर था, जब अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया था तो सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले सेक्टर में ये एक सेक्टर था। और साथ ही साथ हमारे साथ है इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक चंडाक साहब, और कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे FIO फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के DG और CEO अजय सहाय साहब। आप सही मेहमानों का जो मेहमान जुड़ गए हैं हमारे शो में स्वागत है। और दिन भर के भीतर मैं मान के चल रहा हूं डील जितनी भी सार्वजनिक घोषणा हुई है उसके सभी पहलुओं को आपने देख लिया होगा। एम्बेसडर प्रभुदयाल साहब, डील के ऐलान होने के बाद जो सारे सवाल उठ खड़े हो रहे थे अलग अलग पॉकेट के द्वारा, अब मान के चला जाए वो सारे सवाल खत्म हो गए हैं और डील दो देशों के बीच में, और कह सकते हैं कि दो शक्तिशाली देशों के बीच में एक नया मुकाम हासिल करने की तरफ बढ़ता कदम है। लक्ष्मण जी, अपने शो में बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, बहुत से सवाल उठ रहे थे और आपने सही कहा कि ये अब नहीं उठेंगे, लेकिन कुछ दूसरे सवाल उठ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि ट्रंप साहब के रुख में ऐसे बदलाव कैसे आ गया। देखिए, वो अभी तक पूरी तरह से इंडिया पर प्रेशर लगा रहे थे, हर तरह से ये कोशिश कर रहे थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी उनकी बात मान ले, यानी झुक जाएं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप के सामने नहीं झुके, उनके प्रेशर के सामने नहीं झुके। उस प्रेशर को उन्होंने रेजिस्ट किया, बल्कि ऐसी पॉलिसीज अपनाई जिससे खुद ट्रंप साहब घबरा गए, क्योंकि इंडिया ने ये दिखा दिया कि उसका खुद मार्केट इतना बड़ा है कि दूसरे अनेक देश इंडिया में इंटरेस्टेड हैं। EU के साथ बड़ी ट्रेड डील की और कई देशों के साथ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ बातचीत और ट्रेड डील्स की हैं, और दूसरे देशों के साथ रीसेटिंग की, जैसे चाइना के साथ काफी रीसेटिंग हुई। तो प्रेशर में आने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसी टैक्टिक्स अपनाई कि ट्रंप खुद ही प्रेशर में आने लगे। देखिए, ट्रंप जो है वो हमेशा इस बात को दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, वो जो चाहते होगा। अपने वोटर बेस पे भी वो इसी तरह छाए रहते हैं कि जो ट्रंप चाहेंगे वही होता है दुनिया में। तो उनको एक ऐसा एस्केप रूट चाहिए था। अब वो उन्होंने खुद ही एस्केप रूट ढूंढा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी से टेलीफोन पे उनकी बात हुई। देखिए, आपको याद होगा कि हार्वर्ड लुटनिक जो US कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उन्होंने ये साफ तौर पे एक पब्लिक इंटरव्यू में कहा था कि ट्रेड डील नहीं हुई क्योंकि अमेरिकन साइड चाहती थी कि प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप को कॉल करें, रिक्वेस्ट करें तो डील हो। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो नहीं दिखाना चाहते थे कि वो दब रहे हैं ट्रंप के सामने। अब ट्रंप ने खुद फोन किया और ये कहा, देखिए, कि वो जो रेसिप्रोकल टैरिफ है वो 25 से 18% कर देंगे। जो प्यूनिटिव टैरिफ थे ऑयल परचेजेस में, उसकी बात नहीं की, लेकिन ये कहा कि इंडिया ने अब हमसे कह दिया है कि अब वो ऑयल नहीं खरीदेगा रशिया से। तो इस बहाने को ढूंढते हुए सर्जियो गोर जो US एम्बेसडर हैं, उन्होंने कहा कि अब वो भी टैरिफ हट जाएंगे। हालांकि ट्रंप ने अपने ट्वीट में कोई ऐसा नहीं कहा था। इसके अलावा ट्रंप ने ये कहा कि जो इंडिया है वो 0% कर देगा टैरिफ वगैरह वगैरह। तो अपने वोटर बेस को उन्होंने दिखाने की कोशिश की एक एस्केप रूट के जरिए कि उनकी बात मानी गई। हालांकि असलियत यह है कि ट्रंप खुद झुके हैं। उन्होंने, देखिए, इंडिया ने कोई मानने के लिए, हालांकि मेरा मानना है प्रभुदयाल साहब मेरा मानना है कि झुके कोई भी, लेकिन यह है कि देर आए दुरुस्त आए। दो बड़ी इकोनॉमी, दो बड़ी अर्थव्यवस्था आपस में मिली है आगे चलकर बढ़ने के लिए, तो मुझे लगता है कि इसको इस नज़रिए से भी हमें देखा जाना चाहिए। मैं दो इंडस्ट्री के लोग हैं, शक्तिवेल साहब, अशोक चंडाक साहब, उनके पास आऊँगा, लेकिन एक सवाल लेकर के मैं आना चाहता हूँ आपके पास। नरेंद्र तनेजा साहब, डील की टाइमिंग कितना महत्वपूर्ण दिख रही है आपको? की अहमियत पता लगती है कि एक हफ्ते के अंदर एक बड़ी डील यूरोपियन यूनियन से हुई, जिसको पूरे दुनिया के अखबारों ने कहा कि यह मदर ऑफ ऑल डील्स है। खुद वहां के जो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने कहा, उसको लेकर के पूरी दुनिया के अंदर जो सुर्खियां आई, और वो सुर्खियां अमेरिका में भी आई। अमेरिका के मीडिया ने भी उसको खूब चलाया कि भाई यूरोपियन यूनियन ने तो कर ली,
है ना, अब जो है वो भारत अब सेक्रेटरी ने भी अमेरिका को कहा, भी ट्रेड आगे बढ़ना सेक्रेटरी। चाहिए और उसका बहुत असर हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो डील हुई है, कुल मिलाकर के अमेरिका ने जो तमाम प्रेशर डालने की कोशिश करी, जो भी उनके पास हथियार थे उन्होंने सबका प्रयोग किया, कूटनीतिक हथियार, आर्थिक हथियार, यहाँ तक कि 25% जो उन्होंने टैरिफ लगा दिया कि रशिया से आप ऑयल क्यों रहते हैं। उसके बावजूद उन्होंने देखा कि अगर जो उनका कुल मिलाकर के दुनिया का जो नक्शा उनके सामने है, खासतौर से इंडो पैसिफिक का, जिसमें चाइना जो है बहुत बड़ी अहमियत रखता है, अगर उसमें अमेरिका को सफल होना है, चाहे वो इकोनॉमिक या ट्रेड के स्तर पे हो या कूटनीति या फौजी स्तर पे, वो बिना भारत के संभव नहीं है। उन्होंने ये देखा कि भाई भारत पर दबाव डालें, उन्होंने यहां तक भी वक्तव्य दे दिया था कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, है ना, और उसके बाद जो है समझ में आ गया कि भाई बिना भारत के गुजारा नहीं होगा। दूसरा, उनको ये भी समझ में आया कि भारत ने जो रणनीति अपनाई, भारत की रणनीति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनाई, वो थी स्ट्रेटेजिक साइलेंस की और स्ट्रेटेजिक पेशेंस की। उसका मुकाबला जो है वो ट्रंप साहब को नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने बयान दिए, उन्होंने तरह तरह के बयान दिए, भारतीय प्रधानमंत्री ने उसका कोई जवाब नहीं दिया, कोई रिएक्शन नहीं किया। दूसरी तरफ जो है वहां की कई और मंत्री बोलते रहे, भारत का जवाब या तो ये था उन्होंने कोई उस पर ध्यान नहीं दिया, या अगर ठीक है भाई समय आएगा तो उस पर बातचीत की जाएगी। जो बड़ा मेजर्ड रिस्पॉन्स एमईए की तरफ से आया और करता काफी था। पेशेंस के साथ। सबसे खास बात जो आपने बहुत कही, ही बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब बात है कि दुनिया बड़ी पूरे डर रही sophistication थी, के साथ। रिएक्ट कर रही थी। भारत यूएस टैरिफ लगाता था, सामने वाला झुक जाता था, लेकिन यहाँ पे हम लोग बिल्कुल 50% तक टैरिफ गया। एक तरीके से रशिया से ऑयल खरीदने के नाम पर बिल्कुल कोई लॉजिक नहीं था, उसके नाम पर टैरिफ लगा दिया गया, फिर भी कहे कि नहीं हम लोग बर्दाश्त करेंगे। और इसका फायदा मिला कि आज की तारीख में हमारे जितने कॉम्पिटिटिंग कंट्री हैं उन सब के मुकाबले हमें कम टैरिफ रेट पर जो है सो ये ट्रेड डील हासिल हुआ। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। इस पर मैं आगे चल के इंडस्ट्री पर कैसे असर पड़ेगा ये बातचीत करेंगे। गुलशन सचदेवा साहब, संक्षिप्त में आपका कमेंट चाहूंगा कि ये माना जाए कि सिर्फ आर्थिक मोर्चे पे ये जीत नहीं हुई है, ये भारत की डिप्लोमेसी कितनी मैच्योर हो चुकी है उसका भी एक बड़ा प्रमाण है। जी बिल्कुल, ये बात सही है कि जिस तरीके से भारत ने अभी ये ट्रेड डील यूरोपीय संघ के साथ किया, उसके बाद जो हमारा बजट जिस तरीके का आया जिसमें लंबी सोच दिखती है, और तीसरी अभी ये जो अमेरिका के साथ जो भारत की डील है, ये सब चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। और जैसे तनेजा साहब बता रहे थे और एम्बेसडर साहब बता रहे थे, काफी पेशेंस से भारत ने इसका जो है वो इस नीति को अपनाया है, और उसमें अभी तक ये अच्छा एक कदम है, अच्छा एक एक आउटकम है कि हमारा उनके साथ डील हो गया है। लेकिन अब ये भी हमको मानना देखना पड़ेगा, क्योंकि डील की डिटेल्स कोई बहुत ज्यादा अभी तक आई नहीं है। ट्रंप साहब ने कुछ ट्वीट किए हैं, कुछ हमारे यहाँ से बयान आए हैं, और ये भी बात ये है कि जो जिस तरीके से जैसे हमने ट्रेड डील यूरोपीय संघ के साथ किया था 20 साल तक उसके बारे में बातचीत हुई, ये डील जो है बिल्कुल दूसरे किस्म की इसमें नेगोशिएशंस हैं। इसमें उन्होंने गैर कानूनी तरीके से आपके ऊपर 50% जो है वो टैरिफ लगाए, और उसको डील करना, उसको बारे में नेगोशिएशन करना, वो एक बिल्कुल अलग किस्म के नेगोशिएशन होंगे, और उसका इम्पैक्ट और उसमें जो लेन देन होगा वो भी थोड़ा अलग किस्म का होगा। तो इसलिए जैसे वहां से जो बयान आते हैं कि भारत रूस से तेल लेना बंद कर देगा, भारत ने तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया है कि हम तेल लेना बंद कर देंगे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि एग्री सारी चीजों पे जीरो टैरिफ हो जाएगा। कितना जीरो टैरिफ होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे होगा, नहीं होगा, कितने समय में होगा, तो जब तक ये सारी डिटेल्स आएंगी नहीं तो उसके बारे में बहुत ज्यादा कोई टिप्पणी करना अभी सही नहीं, संभव जल्दीबाजी हो गई। हालांकि आपने, ये बात सही है हालांकि कि जो इसमें डील एम्बेसडर हो गई दयाल है, साहब ने, कम से कम एम्बेसडर जो दयाल एक साहब बहुत ने एक बड़ी बड़ा अर्थव्यवस्था के साथ, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसके साथ जो अनिश्चितता की जो स्थिति बनी हुई थी, जो वो खत्म हो गई। अनसर्टेनिटी, उसके लिए बहुत अच्छी चीज है। बाकी डिटेल्स अभी आने वाले समय में पता चलेगी। दरअसल एम्बेसडर दयाल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने ट्रंप साहब के ट्रूथ सोशल पे जो पोस्ट किया उसको आप उनके नजरिए से देखिए। उनका अपना एक वोट बैंक है, उनका अपना क्लस्टर है, उसको वो संबोधित कर रहे थे। उनको ये लेना देना नहीं कि भारतवासी कैसे देखेंगे और हम लोग कैसे उसको देखेंगे। जाहिर तौर पर 0% करने की बात करते, 0% तो किसी देश के साथ के सारे प्रोडक्ट पे तो हुआ नहीं है। हमने यूके के साथ किया 96% किया, हमारा 97% पर उन्होंने किया 0%। हमने यूके के साथ किया, हम उनके प्रोडक्ट पर कम 0% किए, वो हमारे ज़्यादा प्रोडक्ट पर 0% कर दिए हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी डील हुई होगी, अभी तक डिटेल नहीं आई है, लेकिन 0% करेंगे, दोनों पक्ष करेंगे। हमारे प्रोडक्ट पर वो करेंगे, उनके प्रोडक्ट पर हम करेंगे। जहाँ पे हम कंफर्ट होंगे हम करेंगे, जहाँ पे वो कंफर्ट होंगे वहाँ करेंगे। हर कोई अपने अपने इंडस्ट्री को बचा के रखेगा। सुनील सुवर्णम साहब, मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन दो इंडस्ट्री के रियल प्लेयर हमारे साथ हैं। ए शक्तिवेल साहब हैं जो कि अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन हैं। अप्रैल एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा गिरने वाले
सेक्टर में से एक था जब ट्रंप ने टैरिफ लगाया था तब। उसके बाद से अचानक 40% तक कहा जा रहा था कि यूएस एक्सपोर्ट गिर चुका है शुरू के 5 महीनों में। अब ये डील ऐसे समय में की गई है जब नए ऑर्डर आने का सिलसिला खत्म होने ही वाला था। एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी शक्तिवेल साहब। अब ये डील होना सारे एक्सपोर्टर्स के लिए एक बड़ा होप है और ऑर्डर जो रुके हुए थे शुरू हो जाएंगे लेने। पहले से होप था ये डील हो जाएगा, बट वो लास्ट 3 मंथ में क्या हुआ, हम लोग को एक्चुअली वो बायर्स का रिलेशनशिप के लिए अब लोग पेनाल्टी का शेयर कर रहा था, अप टू 20% तक अब लोग शेयर करके जा रहा था। और बायर भी दे डोंट वांट टू लीव एक्सपोर्टर्स, दे वर आल्सो अग्री टू इट। बट ये समय आ गया, ये इसका बाद अब लोग को शेयर नहीं कर सकता था वो टाइम। कल ये डील आया था, इससे विन विन सिचुएशन, इतने खुशी है आप लोग अपैरल एक्सपोर्टर्स को। ये डील में नॉट ओनली अपैरल, इट बी फाइबर टू फैशन, सब लोग को ये फायदा होगा, स्पेशली फार्मर्स से ज्यादा फायदा होगा। सो ये डील 18% का, इतने खुश है सब एक्सपोर्टर्स का, वी आर ऑल सो हैप्पी। इसमें एक चीज और मैं आपसे पूछूं, फिर मैं जाऊंगा अशोक जी के पास, कि ये जो डील में टैरिफ, एवरेज टैरिफ रेट जो 18% कहा गया है, तो जो अप्रैल का मेन कॉम्पिटिटर होते थे बांग्लादेश, जहां पे 20% का टैरिफ है, पाकिस्तान है 19% का टैरिफ है, चाइना है 37% का टैरिफ है, वहां पे 18% कितना कॉम्पिटिटिव है? क्योंकि आपने अभी कहा कि 20% वो लोग एब्जॉर्ब करने को तैयार थे। इतने फायदा है वो 18% में। आपका क्या सबसे ज्यादा फायदा आपको हुआ? क्यों? बांग्लादेश, कंबोडिया, वो सब देश में वो रॉ मटेरियल नहीं है, हमारा पास रॉ मटेरियल है और एंसिलरीज का, एक्सेसरी का सब इधर ही मैन्युफैक्चर होता है। सो हमारा 18% में सब सेक्टर विल बी बेनिफिशियल होगा। ये कंपटीशन के लिए भी बहुत अच्छा है, बिकॉज वो उन लोग का पहले कमती था, उन लोग का ऑर्डर थोड़ा ज्यादा मिल रहा था। अभी इंडिया में वो रॉ मटेरियल के साथ, स्ट्रेंथ के साथ हमारा पास ज्यादा ऑर्डर आएगा। और ऑलरेडी अब लोग का लास्ट 24 आवर्स और फ्रॉम यस्टरडे ऑलवेज buyers are started talking to the exporters, so they are want to buy a big quantity from here because we have the capacity to deliver. So इसलिए ये डील बहुत अपैरल सेक्टर के लिए बहुत फायदा हुआ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फायदा हुआ। एक लास्ट क्वेश्चन शक्तिवेल साहब, कि इस डील के बाद पहले जितना हम एनुअल एक्सपोर्ट अप्रैल का कर रहे थे यूएस को, उस लेवल तक कितने महीने या साल में पहुंच जाएंगे? और उसके बाद कितना बड़ा पोटेंशियल आपको दिख रहा है यूएस मार्केट में भारत के अप्रैल एक्सपोर्ट का? हमारा वो 30% एक्सपोर्ट यूएस से जा रहा था। हमारा टोटल 16.5 बिलियन में 5.5 बिलियन वो एक्सपोर्ट यूएसए के जा रहा था। वो इमीडिएटली आप देख रहे हैं, ये साल ये डील साइन होने के बाद हमारा ग्रोथ रेट 20% होगा। एक्चुअली 5.5 बिलियन टू 6.75 बिलियन तक जा सकता है, और इसका ज्यादा जाएगा बट कम नहीं जाएगा। पोटेंशियल कितना यूएस मार्केट में अप्रैल एक्सपोर्ट का, यूएस का? यूएस का टोटल मार्केट देखेगा तो उसका बहुत ज्यादा है, बट आप लोग खाली 10% कर रहा है। ये डील के बाद हमारा इमीडिएटली ये 20% हो जाएगा। 3 साल के अंदर हमारा एक्सपोर्ट 100%, 100% का जाने का फायदा है। क्या बात है। ये बता दें दर्शकों को, शक्तिवेल साहब जो है अपने क्षेत्र में त्रिपुर में, शायद मुझे जहां तक पता है कि आपके बहुत सारे यूनिट हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित वहीं पे माना जा रहा था इस एक्सपोर्ट से पे टैरिफ लगने की वजह से, कि वहाँ पे इंडस्ट्री बंद होने लगी थी, लोग बेरोजगार होने लगे थे। अब शक्तिवेल साहब कहना है कि 3 साल में दोगुने तक हम लोग पहुँच जाएंगे, तो ये अपने बहुत बड़ा बयान है। शक्तिवेल साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और इंडस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। भारत से यूएस को सबसे ज़्यादा जो सेक्टर का एक्सपोर्ट होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री का। इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशोक चंडाक साहब हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक जी, इस डील के बाद कितना पूरे इंडस्ट्री के लिए कह सकते हैं राहत की बात, और जो सवाल मैंने शक्तिवेल साहब से पूछा भी था कि कितना आप लोगों ने मार्केट लूज किया था, अब डील होने के बाद उस मार्केट को वापस से कैप्चर करना कितना ईजी है आपके लिए? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा ये तो हमारे लिए एक बड़ा डबल इंजन बन गया और डबल बूस्टर, यूरोप एफटीए, उसके बाद में ये डील, सबने यही कहा है। मैं देखता हूँ कि भारत अमेरिका जो ट्रेड डील हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर सेक्टर के लिए एक स्ट्रक्चरल इन्फ्लेक्शन पॉइंट बनता है, और इसके तहत अभी हम स्केल बेस्ड असेंबली से निकलकर निर्यात के बड़े प्रतिस्पर्धी बन जाएंगे मार्केट में।
अभी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर के लिए, पर्टिकुलरली स्मार्टफोन के लिए, सेक्शन 232 के वजह से एग्जम्पशन था यूएस का इंपोर्ट ड्यूटी, तो उसमें कोई मेजर इशू नहीं था, लेकिन एक सर पर एक हैंगिंग स्वॉर्ड थी कि वो कब निकल जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जो डील होने से पूरा जोखिम खत्म हो गई, सब लाइन पे आ गई गाड़ी इसमें। और इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी तेज़ी से अभी इसमें वृद्धि होगी, बढ़ेगा। हमारा जो स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट तो हो ही रहा है, एप्पल का, आप जानते हैं सारे लोग वैसे, लेकिन इसके साथ में इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और जो सेमीकंडक्टर चिप्स अभी इंडिया में बनने वाली है, इस साल से चालू हो जाएगा काम, उसके भी एक्सपोर्ट के काफ़ी रास्ते खुलेंगे। और मैं कहूँगा कि जो $500 बिलियन का एक बात टारगेट चल रहा है बायलैटरल ट्रेड का, उसमें करीबन $100 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर का योगदान हो सकता है कि अगले 4 से 5 साल में। इसमें देखिए, एक मैं और पॉइंट पहलू ऐड करना चाहूँगा कि भारत में जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्कीम चली थी, उसके साथ में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग की स्कीम चली थी, उसका जो वैल्यू एडिशन होगा इंडिया में, अभी इस साल से काफ़ी प्लांट शुरू हो जाएंगे, वो हमें निर्यात के लिए, मतलब एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी कॉम्पिटिटिव बनाएंगे। साथ में ये जो ईज ऑफ बिजनेस हो गया अभी विद यूएस, काफ़ी यूएस कंपनी, वर्ल्ड का 50% चिप मार्केट, सेमीकंडक्टर मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय यूएस बेस्ड कंपनीज, उनका सबका हेजिटेशन खत्म हो जाएगा। तो अभी हम तेजी से निवेश होगा, क्षमता का विस्तार होगा और निर्यात के लिए कोई हेजिटेशन नहीं होगा उसमें। मोबाइल फ़ोन तो चल रहा है, नेटवर्किंग, डेटा सेंटर, इंडस्ट्रियल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में गति मिलेगी। और जो हमारे मुख्य बंधु, मैं बताना चाहूँगा, जो हमारे आईएसएम और ईसीएमएस के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो परियोजना है, उनके लिए हमें एक अच्छा मार्केट मिलेगा अभी यूएस में, जिसमें पीसीबीज है, कंपोनेंट्स है। पूछूंगा अशोक जी, ये मार्केट कितना बड़ा है और इस मार्केट को कैप्चर करने में हमारी यूनिट, हमारे इंडस्ट्री कितना सक्षम है, इस पर आगे चलकर आपसे बातचीत करूंगा। लेकिन सुनील स्वर्णम साहब को सामने लाया जाए। सुनील स्वर्णम साहब हमारे एक ऐसे गेस्ट हैं, आवाज़ अड्डा में बराबर आते हैं, और जब पूरी दुनिया में निराशा का माहौल था कि पता नहीं टैरिफ कब तक रहेगा, कितना रहेगा, इंडस्ट्री को कितना नुकसान होगा, तो एकमात्र यही गेस्ट थे जो हमेशा बहुत ही सकारात्मक सोचते थे, और इनसे मुझे बड़ा सकारात्मक एनर्जी मिलती थी कि हमेशा पॉजिटिव सोचा करते थे कि बहुत दिनों तक रहेगा नहीं, अमेरिका को वापस घुटने के बल पर आना पड़ेगा, और वही हुआ। सुनील स्वर्णम साहब, आपको पहले से यकीन था कि लंबे समय तक 50% टैरिफ और चलने वाला है नहीं? बिल्कुल, मैंने बार बार आपके शो में ये कहा है, और कारण इसका ये था कि जैसे मैंने कहा, ये एडिशनल 25% हैज नथिंग टू डू विद इंडिया। वो रशिया के ऊपर अलास्का में बातचीत करने के लिए, दबाव डालने के लिए उन्होंने किया, और पुतिन जी भी अलास्का आगे। उसके बाद उनको एक एक्सक्यूज ढूंढना था इसको निकालने के लिए। नंबर 1 वो चीज, तो वो 25 तो मेरे को जाना ही था। और दूसरा जो ये किया है उन्होंने 25 से 18, ये फ्लैट जो रेट है बाकी सभी देशों के पास, उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड में लाया। और इसका कारण मैं क्यों सोचता था कि जरूर होगा, क्योंकि इंडिया ने, मैंने ये शब्द यूज किया, फ्रेज, कि आयरन हैंड इन अ वेलवेट ग्लव, यानी हम अपने तीर पर टिके हुए थे, फर्म थे, पर हमने कभी भी डेड इकोनॉमी हो या एडिशनल 25% टैरिफ हो, और उनके क्लेम के उन्होंने इंडो पाक वॉर को सॉल्व किया, किसी चीज पे हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया। हमने दूसरा चीख दिखाया, जैसे महात्मा गांधी कहते थे। तो एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री मैंने सोचा कि कभी होगी, और शायद इसको और तेजी से बढ़ाने की बात वो इंडो यूरोपियन डील था, क्योंकि 6 महीने पहले यूएस और यूरोप का कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये रिसेंटली प्रॉब्लम आया है। और जब यूरोप ने जल्दी से इंडिया से डील साइन कर दिया, तो फिर ट्रंप को भी लगा कि अगर इतना कमिटमेंट इंडिया उधर कर रही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म फ्यूचर, और ये भी बात मैंने कहा कि अमेरिका जल्दबाजी में नहीं है इंडिया के साथ, क्योंकि उनके टोटल एक्सपोर्ट्स में जो लेते हैं वो इंपोर्ट्स, सॉरी एक्सपोर्ट, उनकी टोटल ट्रेड डेफिसिट में $1.2 ट्रिलियन में इंडिया का खाली $50 बिलियन था। तो ज्यादा असर अमेरिका को नहीं पड़ रहा था इंडिया के डील से, और इंडिया को ज्यादा इंपॉर्टेंट था, पर फिर भी हमने एक कामनेस और एक मैच्योरिटी दिखाई इन टर्म्स ऑफ डीलिंग। बट यूएस को पता है कि अगले दशक की बात करें तो जैसा चाइना के साथ उनका वार्तालाप ठीक नहीं है, और इंडिया की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड, और जो कॉस्ट ऑफ लेबर, क्योंकि वो $90,000 पर कैपिटा इनकम का मार्केट है, हम $3,000 से कम पर कैपिटा इनकम वाली प्रोडक्शन सेंटर है, तो उसका फायदा उठाना उनके लिए
लॉन्ग टर्म के लिए इंपॉर्टेंट था, शॉर्ट टर्म में नहीं, अर्जेंट नहीं थी। तो एक ना एक दिन वो हो जाएगा। और फाइनल बात यह है कि पॉलिटिकल रियलाइट में हम क्वाड में है, हम एक डेमोक्रेटिक है, हम कम्युनिस्ट देश नहीं है, डिक्टेरियल देश नहीं है, हम कोई भी एंटी यूएस की स्टेप्स हम करते नहीं है। तो अल्टीमेटली पॉलिटिकली बेस्ट फ्रेंड ऑफ अमेरिका इंडिया इस रीजन में हो सकता है। तो ये सब मेरी थॉट प्रोसेस थी, जिससे मैं कहा कि ये देर आए बट दुरुस्त आए, दुरुस्त आए, बिल्कुल। हाँ, इसमें दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट है जिसका जिक्र आपने शुरू में कहा कि 25% तो वैसे ही जबरदस्ती का लगा दिया गया रूस को दबाव डालने के लिए, तो उसके बहाने हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर देंगे, इसका ऐलान डोनाल्ड ट्रंप ने किया है, हमारे पक्ष ने नहीं किया है। इसके मायने क्या है? प्रभु दयाल साहब, नरेंद्र तनेजा साहब, आप दोनों से पूछूंगा, लेकिन एक सवाल और सुनील सुब्रमण्यम साहब संक्षिप्त आपसे पूछ लूं, चूंकि आपने पूरे मार्केट की बात की। ट्रंप के ट्रुथ सोशल पे पोस्ट पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन थी, उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका से $500 बिलियन का सामान यहाँ पे खरीदेगा। अभी $50 बिलियन का खरीद इंपोर्ट करते हैं हम लोग। अब 10 टाइम्स के लिए, मतलब सीधा सा इशारा है कि वो भारत के साथ लंबे समय के लिए साझेदार बनना चाहते हैं। पहला तो बात, क्या इसका मतलब ये निकाला जाए? दूसरा कि अगर हम इतने 10 गुना कर रहे हैं कारोबार को, तो कहाँ कहाँ पोटेंशियल ज्यादा आपको दिख रहा है? मैं वो दूसरी बात पे भी आ जाता हूं, जो आपने कहा कि जीरो टैरिफ इंडिया लगाएगी, मगर उनकी वर्ड को ठीक तरह से पढ़ने की जरूरत है। मैं पढ़ता हूं उनकी एक्चुअल लाइन, राइट? दे विल इंडिया, उनके ट्रुथ सोशल रिपोर्ट में है, दे विल लाइकवाइज मूव फॉरवर्ड टू रिड्यूस टैरिफ्स एंड नॉन टैरिफ्स अगेंस्ट यूएस टू जीरो। ये मूव फॉरवर्ड कब तक? 2100 साल में कभी भी ये डायरेक्शनल मूव की बात की, ये नहीं कहा कि कल से जीरो होगा। तो पहली बात वो ध्यान में रखना है। लॉन्ग टर्म में यहाँ पे दर्शकों को ये भी बता देना जरूरी है कि 0% जो टैरिफ होता है ना, वो हर देशों के साथ जो बायलैटरल ट्रेड डील होती है, एक सर्टेन परसेंटेज तक प्रोडक्ट पे वो 0% करते हैं, हम 0 करते हैं, फिर आगे चले किस्तों में कम करते हैं। तो उन्होंने, जैसा कि प्रभु दयाल साहब ने शुरू में कहा, उन्होंने अपने ऑडियंस को संबोधित किया है, हमारे ऑडियंस को संबोधित नहीं किया है। सेकंड चीज है, आपने ये $500 बिलियन की बात उठाई, तो दो बड़े चीज जहां पर ये $500 बिलियन का खरीदारी हो सकता है। नंबर 1, हाईटेक डिफेंस इक्विपमेंट, जहां पे वैल्यू आइटम्स का बहुत बड़ा हो सकता है। अब तक हम फ्रांस से खरीद रहे हैं, रशिया से तो खरीदते आ रहे हैं, और अब थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी अगर यूएस से खरीदेंगे तो वो बहुत बड़ी बड़ी चीज होंगी, लेयर जेट्स, बड़े बड़े प्लेन, तो इजीली वो नंबर बढ़ सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, तेल, ऑयल, क्योंकि आज वो क्या करेंगे कि वेनेजुएला का ऑयल हम उनके ऑयल समझते हैं, तो वेनेजुएला और अमेरिका कंबाइन से हमारा तेल तो हम कितना खरीदते हैं हर साल। एज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, ग्रोइंग एट 10% नॉमिनल जीडीपी, तो 10 साल में तो हमारी तो 100% नॉमिनल जीडीपी तो आसानी से बढ़ जाएगी ना। तो 80% ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो ऑयल का इंपोर्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा होगा। दूसरी बात, तीसरी बात है, तो बजट में जिक्र हुआ डेटा सेंटर को इंडिया में लाने का, जो वो है, तो उसके संबंध जो भी इंपोर्ट्स अमेरिका से करेंगे, और आई थिंक मिस्टर गोयल जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही कहा कि डेटा सेंटर के लिए रिक्वायरमेंट चिप्स और ये वाली बात बहुत अमेरिका से हमें जरूरत है। तो इन चीजों में मैं देख रहा हूं कि ज्यादा आएंगे। एग्रीकल्चर के बारे में हमारा 30% टैरिफ अब है उनके ऊपर, राइट? तो उसको इतने जल्दी से जीरो में नहीं लाएंगे, प्रोग्रेस करेंगे, 30 से 28 करेंगे, फिर देखेंगे कैसे बताए। मगर चीज ऐसी है कि एग्रीकल्चर अमेरिका को भी पता है कि इंडिया के लिए रेड लाइन है, तो कहीं और समझिए ये कि आज बहुत से लोग डाउट कर रहे हैं कि हमने एग्रीकल्चर तो डील के दाव पर लगा दिया। नहीं, कोई भी गवर्नमेंट इंडिया में ऐसे करती है तो गारंटीड अगला इलेक्शन को हारेगी, ये पॉलिटिकल सुसाइड होगा। बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल ईयू के साथ भी आपने देखे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को शामिल किया, लेकिन वो प्रोडक्ट शामिल किए गए जिसका भारत का प्रोडक्शन नहीं होता है। यूएस के भी वैसे प्रोडक्ट शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि पूरे फार्मर के साथ कंप्रोमाइज किया गया। इतना बड़ा पॉलिटिकल रिस्क कोई ले नहीं सकता, लेना होता तो हम पहले डील कर लिए होते। यही एक रेड लाइन थी जहां पे हम लोग अटके पड़े थे। नरेंद्र तनेजा साहब, मिस्टर दयाल आपके पास आऊंगा, लेकिन एक सवाल, हाँ, कौन का एथेनॉल का इस्तेमाल, वो शायद उतना हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए अब फुलफिल हो सकता है, बट इतना डायरेक्ट आपकी फूड की सिक्योरिटी में इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो वो भी एक रास्ता है एग्रीकल्चर का यहाँ लाने का, अदर देन हाई एंड चीज एंड ऐसी बातें। हालांकि कॉर्न में एक चीज है जो मेरा अपना कंसर्न रहता है कि कॉर्न एक बार इंडिया आ गया यूएस से, तो वो इंश्योर करना कि वो सिर्फ इसमें जाए,
क्या कहते हैं एथेनॉल प्लांट में जाए या फिर बाहर ओपन मार्केट में बिके, ये बड़ा एक चैलेंजिंग होता है ये रेगुलेट करना। खैर इस पर बाद में आऊँगा, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट था ऑयल की खरीदारी, रूस से तेल की खरीदारी को लेके, इसको विशेष तौर पे मेंशन किया ट्रंप ने, और उसके मेंशन करने के बाद वहाँ के एम्बेसडर ने बोला कि हम 25% एडिशनल टैरिफ हटा रहे हैं। नरेंद्र तनेजा साहब, हम यूएस से तेल खरीदना बंद कर देंगे पूरी तरह, रशिया से, सॉरी? नहीं, देखिए जो उन्होंने कहा है, मुझे लगता है जो ट्रंप साहब ने इस मसले पे जो ट्वीट किया और जो शायद उनके बाद में एम्बेसडर साहब ने भी बोला, मुझे लगता है वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए, उनके अपने देश के अंदर के लिए। ट्रंप साहब को दिखाना है अपने ऑडियंस को कि भाई देखिए हम दुनिया चलाते हैं, हमने कहा और उन्होंने ऐसा कर दिया। ये पहली बार नहीं उन्होंने कहा है, वो 2 दफे पहले भी कह चुके हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, जब उस समय भी जब हमारा 30% तेल रूस से आ रहा था। देखिए ये जो डील है ये इंडिया यूएस के बारे में है, ये किसी थर्ड कंट्री के बारे में नहीं है, रूस हो, चाइना हो या भारत के और देशों से संबंध है। ये जो फैसला हमारा जो रूस से संबंध है वो भी काफी सामरिक है, स्ट्रेटेजिक है। और अगर आप ध्यान देते, जितने वक्तव्य आए थे जब प्रेसिडेंट पुतिन भारत में आए थे, एनर्जी उसमें बहुत बड़ा हिस्सा था, एटॉमिक पावर भी था और हाइड्रोकार्बन्स ये भी थे उसके अंदर। दूसरा, हमारे जो रूस के साथ तेल के संबंध है, तेल और गैस के, वो काफी इंस्टीट्यूशनलाइज है। हमारी कंपनियों ने $18 बिलियन का तो निवेश कर रखा है ऑयल सेक्टर के अंदर, रूस के अंदर। और खुद रूस वालों ने भी यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है, पूरी रिफाइनरी है जामनगर में उनकी। और उसके अलावा ये है कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इतिहास बड़ा लंबा है। आपके भारत की जो सबसे बड़ी ऑयल फील्ड है वो बॉम्बे ऑफशोर उसको बोलते हैं, बंबई के पास, उसकी में जो तेल की खोज हुई थी वो तो रूसियों ने की थी ओएनजीसी के लिए, रशिया से आए थे इंजीनियर, अमेरिकन से तो कहा था वहां तेल ही नहीं है। तो कुल मिला के उसका इतिहास है जो भारत का आम आदमी सड़क पे है, जमशेदपुर में, भोपाल में, इंदौर में, फिरोजाबाद में, आगरा में, उसको उसका नजरिया रूस को लेकर के क्या है? उसका नजरिया ये है कि रूस एक मित्र देश है। तो भारत सरकार अगर ये कहती है कि अमेरिका के दबाव में आके हमने रूस से तेल ना बिल्कुल बंद कर दिया, तो ये पॉलिटिकली बिक नहीं पाएगा, मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी तरफ आप तो इसलिए मुझे लगता है ये वक्तव्य उन्होंने डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है। हम ये देखेंगे कि जो रूस से हम तेल मंगाते हैं वो जो डिस्काउंट देते हैं उसका जो अर्थशास्त्र अगर अनुकूल होता है तो वो जारी रहेगा, हो सकता है कम करते हैं, रिकैलिब्रेट जरूर हो जाएगा। रिकैलिब्रेट इसलिए होगा कि उन्होंने जो टैरिफ कम किया है उसका गुणा भाग करेंगे, रशिया से जो तेल मंगाते हैं जो कम दाम उसका गुणा भाग करेंगे, और ये देखेंगे कि एक तरफ जो डील है उसको भी आगे बढ़ा जाए, डील की भावना को भी आगे बढ़ा जाए, और जो रूस से तेल लेना है वो जारी रहेगा। संख्या कमर्शियल डिसीजन हुआ एक तरीके से, इसका यूएस ट्रेड डील से कोई लेना देना नहीं होगा। एम्बेसडर दयाल साहब, मैं इस सवाल को दूसरे तरीके से आपसे पूछना चाहता हूं। जिस तरीके का बयान ट्रंप ने दिया है कि रूस से तेल खरीदना भारत बंद कर देगा, उन्होंने कह दिया है जी हम 25% हटा रहे हैं, ये भारत और रूस के बीच संबंधों को किस तरीके से आगे ले जाएगा अगर मान लिया जाए इस तरह की बातें आती हैं तो? देखिए, ट्रंप साहब ने कहा था कि इंडिया हैज अग्रीड टू स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल। कोई टाइम फ्रेम नहीं रखा कि हम अब इमीडिएटली खत्म कर रहे हैं। जहां तक रशिया का इंटरेस्ट है वो चाहता है कि हम उससे तेल खरीदते रहें। तो ट्रंप साहब ने जो ये कहा है वो एक तरह से इंडिया के साथ टेंशंस को खत्म करने के लिए, इंडिया हैज अग्रीड टू स्टॉप बाइंग, India has agreed to reduce tariffs to near 0%. India has agreed to buy American goods $500 billion. ये सब agreed है, futuristic. ये नहीं कि हमें कोई immediate commitment है। तो रशियन ऑयल खरीदने का भी हमने कोई ऐसा immediate commitment नहीं दिया है ट्रंप साहब के मुताबिक ही कि हम खत्म करने जा रहे हैं परचेसेस, और रशिया ने भी कहा है उसका कोई मैसेज नहीं आया इंडिया से। तो जैसा मैंने शुरू में ही कहा था, इंडिया को ये मैसेज है कि हम आपके साथ जो ये टेंशन्स इतने बढ़ गए थे, ट्रेड टेंशन्स जो कि पूरी रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर रहे थे, हम इनको खत्म करना चाहते हैं। और अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को जो उन्होंने मैसेज दिया है वो ये कि ट्रंप साहब झुकते नहीं है, ट्रंप साहब की बात मान ली गई है। देखिए, इंडिया ने उनकी बातें मान ली। तो ये दो तरफा संदेश है, इसको हमें डिप्लोमेटिकली एनालाइज करना चाहिए था। ये इसको आप बिल्कुल शब्दशः ना लें, मतलब जैसा वो कह रहा है वैसा ही होगा, ऐसा नहीं मानना चाहिए। गुलशन सचदेवा साहब, इस इशू पे आपका टेक क्या है? नहीं, बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तक जैसे मैंने कहा था कि सिर्फ ट्वीट्स के ऊपर तो कोई एनालिसिस करना बहुत मुश्किल है। और मैं आप ही के बात पे आ रहा हूँ। क्या भारत के लिए संभव है क्या कि हम यूएस के साथ ट्रेड डील कर लें, 25% ड्यूटी कंसेशन से ले लें और इसके बदले में हम रशिया से तेल खरीदना बंद कर दें?
नहीं, ऐसा कमर्शियली बिल्कुल मुझे लगता संभव नहीं है, लेकिन नहीं ये संभव। बात सही है कि जैसे अगर तनेजा साहब ने जैसे बताया था कि अगर मार्केट की परिस्थितियां बदलती हैं, अगर मान लीजिए वेनेजुएला का तेल भी हमको डिस्काउंट पे मिलता है, तो हो सकता है जो हमारी कंपनीज है कुछ वहां से ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे। लेकिन पॉलिटिकली कोई भी भारत का जो नेता, कोई वहां पे हमारे पॉलिसी मेकर्स ये इस तरह की कोई कमिटमेंट कभी दे नहीं सकते हैं, और ना ही मुझे उसको देने की कोई जरूरत लगती है। और दूसरी बात, मुझे तो लगता है कोई कि अगर हम आप कहते हैं कि अगर फेज आउट कर रहे हैं, अगर हम अपने उसको टैरिफ्स को जीरो की तरफ, तो फेज आउट नॉर्मली जो होते हैं वो 5 और 7 साल के अंदर अंदर हो जाते हैं। उसके लिए कोई 50 साल की हमको वेट करने की जरूरत नहीं होती है किसी भी, वो कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं होता है। तो जिस तरह की चीजें अगर हम एग्री किए हैं, कुछ चीजों के अंदर हम टैरिफ अगर कम करेंगे, तो अगले 5-7 साल के अंदर वो टैरिफ कम हो जाएगा। इसी तरीके से उन्होंने भी जो भारत, लेकिन ये बात हमको बड़ी पिक्चर ये है यहाँ पे कि ये टैरिफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में किसी में कम होगा, ज्यादा होगा, 2% 4%। एक तो ये है कि सारे के सारे कंट्रीज जो जिसके ऊपर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा है 1500 और 20% के अंदर है, उसमें भारत भी आ गया है। सिर्फ यूरोपियन संघ और बर्तानिया के ऊपर जो है 10 और 15% है, बाकी सारे इसी रेंज में है। तो मोरलेस लेवल प्लेइंग में आ गए हैं, और ये डायनामिक सिचुएशन है। चीन के ऊपर आज 34% है, 2 महीने बाद 4 महीने बाद वो भी कम हो सकता है, उनके साथ अलग उनकी डील हो सकती है। तो ये सारी चीजें, लेकिन इसका एक बड़ा एक सामरिक जो इसका जो इम्प्लीकेशंस है वो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी बड़ी महाशक्ति है अमेरिका, बड़ी एक आर्थिक शक्ति है, एक डिफेंस पावर है। तो उसके साथ हमारे पिछले 20 साल से बहुत अच्छे संबंध थे, और जिस तरीके से पिछले 1 साल में सारी ये घटना चक्र चला है, उसमें निश्चित तौर से उसमें एक बहुत लो लेवल पे, जिसको हम कहते हैं कि इंडो यूएस जो रिलेशंस आ गए थे, जो भारत के लिए भी अच्छा नहीं था, अमेरिका के लिए भी अच्छा नहीं था, इस पूरे इंडो पैसिफिक इलाके के लिए अच्छा नहीं था। तो उसमें एक जो पूरी निश्चितता इस ट्रेड डील के साथ आई है, अब उसमें किसको कितना कम फायदा होगा, ज्यादा फायदा वो होगा, ये तो आगे चल के जब डिटेल आएगी तब उसमें देखा डिटेल जाएगा। आएगी। हाँ, तब लेकिन देखा। एक जो स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और क्योंकि हमारे काफी निर्यात जो है वो अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनको दिक्कतें आ रही थी, उन दिक्कतों को खत्म करने के लिए ये डील एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और आगे एक स्टेबिलिटी लाने के लिए। लेकिन निश्चित तौर से एक उसके अंदर एक डेंट लगा है इंडो यूएस रिलेशंस के अंदर, देखो, वो ये आने एक बड़ा में सवाल है कि इंडो यूएस रिलेशनशिप के अंदर जो डेंट लगा है ट्रंप के अनाप शनाप बयान से, वो इस ट्रेड डील के बाद क्या वो डेंट खत्म हो जाएगा? क्या हम वापस से जो पुराने रिश्ते थे उस तरह से कायम हो सकेंगे? पूरी दुनिया में जो उथल पुथल ट्रंप साहब ने मचाया था, धीरे धीरे ट्रेड डील कर रहे हैं, तो क्या उथल पुथल बंद हो जाएगा? जो वर्ल्ड ऑर्डर है फिर पुराने समीकरण में चला जाएगा? ये सारे कई सवाल हैं, लेकिन छोटा सा ब्रेक का समय हो चुका है। ब्रेक के बाद लौटते हैं तो इन्हीं सारे सवालों का जवाब देंगे। आप लोग कहीं जाएगा नहीं, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है उसके मायने क्या है। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने हर सेक्टर के हिसाब से देखा कहाँ क्या पोटेंशियल है, और ब्रेक पे जाते जाते एक सवाल बहुत अच्छा यहाँ पे वो गुलशन सचदेवा जी ने उठाया कि जो डेंट आया था इंडो यूएस रिलेशन के बीच में, वो क्या डेंट अब दूर हो पाएगा? क्या वापस से पुराने रिश्ते बहाल हो पाएंगे? क्या? एक बहुत बड़ा सवाल है, उस पर मैं आऊँगा। नयन तनेजा साहब और एम्बेसडर दयाल साहब आपके पास, लेकिन दो इंडस्ट्री के लोग हमारे साथ हैं, उनसे एक एक सवाल मैं ले लेता हूँ। सोनम साहब हैं और साथ ही साथ अशोक जी हैं। अशोक जी, मैं एक सवाल आपसे पूछूं कि अब ये ट्रेड डील हो गई है, डिटेल आनी बाकी है, एक क्लैरिटी यहाँ पर आ गई है। ट्रेड डील से पहले ही दुनिया के करीब 3 से 4 बड़ी कंपनियों ने भारत में एआई डेटा सेंटर लगाने का ऐलान कर दिया, उससे पहले सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने का ऐलान कर दिया। लेकिन कहा यह जा रहा था कि रिश्ते जब तक नहीं सुधरेंगे, कई सारे अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं, इन्वेस्टमेंट रुके हुए हैं। अब माना जाए कि ट्रेड डील होने के बाद ये जो आने वाले विदेशी निवेशक थे, कंपनियां थी, विदेशी कंपनियां, वो अब खुल करके आएंगे, निश्चिंत हो जाएंगे। बाकी का घरेलू माहौल ठीक ठाक है? अशोक जी। मानना ये है कि कई बड़े बड़े कंपनियों ने अनाउंसमेंट किए थे, और ये अनाउंसमेंट अभी रिसेंटली हुए, 1-2 महीना पहले। करीबन मेरे जो काउंटिंग है उसके हिसाब से $80 बिलियन का अनाउंसमेंट हो चुका है। उसमें आपने डेटा सेंटर की बात की, तो उसमें अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एनवीडिया, काफ़ी लोगों के अनाउंसमेंट्स है। और ये लॉन्ग गेस्टेशन के प्रोजेक्ट्स है, तो अनाउंसमेंट करने के बाद में नेक्स्ट डे तो काम होता नहीं है। और इन सब कंपनियों के लीडर्स ने अगर अनाउंसमेंट भी किए हैं तो कुछ सोच समझ के ही किया था।
ऐसे नहीं है कि उसमें उन्हें कोई डाउट था उसमें करने के लिए। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई इशू नहीं है। और ये ट्रेड डील होने से, हाँ सही बात है, हेजिटेशन सारे खत्म हो जाएंगे, सारे काम में गति आएगी। और जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं वो तो वैसे भी चल रहे हैं, उसमें कोई रुकावट मैंने नहीं देखी। जो डिज़ाइन सेंटर्स है, मैं बता दूं आपको कि यूएस के जो सेमीकंडक्टर डिज़ाइन कंपनीज है, उनके जो डिज़ाइन सेंटर्स है इंडिया में करीबन 50 से ज़्यादा है, उनका सबका काम अच्छी गति से चल ही रहा है। वैसे भी कहीं पर रुका नहीं है वो। उसके साथ में और एक मैं बात बताऊंगा आपको, जो आपने जो प्रोडक्ट एक्सपेंशन का मामला था, वो सारी चीजें लग रहा था कि वहां पे एक अनिश्चितता का माहौल है, तो उसको कैसे आगे बढ़ा जाए। मैं सुनील सुब्रमण्यम साहब को यहां पे लाना चाहूंगा। सुनील सुब्रमण्यम साहब, एक सेक्टर जिस पर आपकी पैनी नजर रहती है लेकिन ट्रेड डील में उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया, वो आपका सेक्टर है, बड़ा ही पसंदीदा सेक्टर है इसमें आईटी को लेकर के। सर्विस सेक्टर को लेकर इस डील में कुछ घोषणाएं नहीं की गई, कितने आप होपफुल हैं? क्योंकि इसे सवाल पूछ रहा हूं, दुनिया के बाकी देशों के साथ जो भी हम लोग एफटीए किए हैं उसमें भारत ने सर्विस सेक्टर के मामले में बहुत बड़ा एक चंक वहां के मार्केट को लिया अपने हिस्से में। नहीं, बिल्कुल, यहाँ पे भी डील साइन नहीं हुआ, ये प्रेसिडेंशियल ट्वीट है, उसमें थोड़ी सर्विस, ये 500 बिलियन का रिपोर्ट दिखा है, उसमें सर्विसेज नहीं डाला है। तो बात अभी ये है कि ये एक मैक्रो लेवल पे समझौता को एक ग्रीन सिग्नल और एक ब्लेसिंग दे दिया गया फ्रॉम द टू हेड्स ऑफ स्टेट। अब ट्रेड टीम में अगले 2-3 दिन में और एक क्लैरिफिकेशन आएगी, मिस्टर पीयूष गोयल ने बताया, और प्रॉब्ली कुछ महीने लग जाएंगे इसका निटी क्रिटी को साइन करने में। तो वो वक्त में जब ये सब चीज शायद कवर होगी, नंबर 1। एक बात मैं कहूंगा, ये आपने अभी जो क्वेश्चन पूछा था एफडीआई के बारे में, राइट, तो मेरा एक क्वेश्चन है यार, अभी तक किसी ने सोचा नहीं उसके बारे में। सपोज समझे, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूँ, $500 बिलियन इंडिया उधर से खरीदेगी, ट्रंप ने बताया। सपोज मैं एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं, ठीक है, हार्ली डेविडसन, ओके, एक कंपनी को मैं जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर उठा रहा हूं, अब इंडिया में आके उनका मोटरसाइकिल प्लांट को यहां मोटरसाइकिल बनाती है, ओके, और उसमें एक हम डील करते हैं कि 30% आप लोकल कंपोनेंट्स को सोर्स कीजिए, लोकल लेबर को यूज कीजिए, लोकल लैंड को यूज कीजिए, जो भी है, और 70% आप अपने अमेरिका से कंपोनेंट्स को सेमी फिनिश्ड इंपोर्ट कीजिए, ठीक है, और वो गाड़ी को आप वापस अमेरिका को एक्सपोर्ट कीजिए या किसी और भी बेचिए। अब ये जो 70% ऑफ हार्ली डेविडसन प्रोडक्शन जो इंडिया में अमेरिका से इंपोर्ट हुआ, ये 500 बिलियन में काउंट होगा कि नहीं? होगा ना, बिकॉज इंडिया इंपोर्ट देश। तो मेरा मानना है कि ये एफडीआई के लिए बहुत बड़ा रास्ता खोलता है। मैं इससे आगे चलकर मैं आप ही को बात का आगे बढ़ाना चाहूंगा कि आप ड्यूटी जीरो भी कर देंगे, तब भी हार्ले डेविडसन का आपने एग्जांपल दिया, ऐसी कई सारी कंपनियां, उनके लिए अपने प्रोडक्ट को असेंबल करना या बनाना किसी भी सूरत में भारत में सस्ता पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि वहां सामान ला के यहाँ बेच देंगे। भारत प्राइस कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यहाँ पे आप वहां के सामान लाएंगे, बनाए या फिर बनाएंगे, उसमें बहुत अंतर होता है। कई सारी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हैं, वो यहाँ पे करती हैं, असेंबल करते हैं या फिर कई पार्ट यहाँ बनाती हैं। तो आपने बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पे रेज किया। लेकिन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसके बिना शो हमारा अधूरा हो जाएगा, इसलिए मैं उस पर जाना चाहूंगा। एम्बेसडर दयाल तनेजा साहब की शुरुआत, एम्बेसडर दयाल आपसे, कि इस डील के बाद क्या इंडो यूएस रिलेशन में जो दरारें आई थी वो पट जाएंगी? देखिए, डिप्लोमेसी में कहा जाता है देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। तो हमारा कोई अगर बैर वैर भी हाथ में हुआ, दरारें पड़ी हैं, ये कोई परमानेंट नहीं है। हमारे इंटरेस्ट अमेरिका के साथ रिश्ते में परमानेंट है। वो हमारा सबसे बड़ा मार्केट है, हमारी इतनी बड़ी कम्युनिटी है, हमारे बहुत से और इंटरेस्ट हैं, हम उनसे टेक्नोलॉजी चाहते हैं, और साथ ही साथ हमने उनसे साथ जो एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाई, जो इंडियन ओशन में हमारे इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करती है। चीन से हमारे खतरे को देख कुछ उससे मुठभेड़ में हमारी सहायता कर सकती है। तो अमेरिका के साथ हमारे बड़े स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट हैं। और ट्रंप साहब ने जो ये ट्वीट किया है, इसमें जो इमीडिएट फायदा होगा, एक तो जो ट्रेड में रुकावटें थी वो हट जा रही हैं, और जैसे एक्सपोर्टर्स ने बताया कि ट्रेड बढ़ावा, ट्रेड में वृद्धि होगी। और दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने मंजूरी दे दी है ट्रेड डील की, देखिए ट्रेड डील तो तैयार है, दोनों साइड उस पर वर्क कर चुके हैं, मीडिया में बार बार आ चुका है, इट्स जस्ट रेडी।
इट इज नीडिंग अप्रूवल। अब अप्रूवल दे दी है, अब इसके ट्रेड डील के जो डिटेल्स बारीकियां हैं वो पब्लिक में आएंगे, क्या है इसमें क्या नहीं है। फिर तो उसका हम लोग जी, तब हम इसका तो मेरे संतुलित हिसाब विश्लेषण से कर पाएंगे। बहुत क्योंकि समय अच्छा कम है, इसलिए बीच में रोक रहा हूं। तनेजा साहब माफी चाहूंगा। नयन तनेजा साहब आपके पास कि उसी सवाल को लेकर थोड़ा सा दूसरी तरफ से आ रहा हूं मैं कि ट्रंप टैरिफ के बाद भारत ने जिस तरीके से अलग अलग मार्केट में अपने को डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था, अलग अलग मार्केट में एक्सपोर्टर्स भी जाना शुरू कर दिए थे, या फिर कहें कि जो वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा था, भले ही डील हो गई हो, लेकिन वो जो ऑप्शन तलाशने शुरू कर दिए थे लोगों ने, वो ऑप्शन तलाशते रहेंगे, क्योंकि एक दरवाजा दिखा दिया है मजबूरी में ही सही। नहीं, देखिए, पहली बात तो यह है कि जो भारत और अमेरिका के रिलेशन ट्रेड ही नहीं है, और जो इंस्टीट्यूशनलाइज रिलेशनशिप है, और उसको कोई बहुत ज्यादा कहीं कोई डेंट नहीं लगा। ट्रेड को लेकर के शोर ज्यादा हुआ और देखा, अब उसका भी नतीजा भी निकल के आ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब दुनिया जो नई बन के आ रही है, जिसका जिक्र कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने बात करी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, जर्मन के चांसलर ने बात करी अपनी संसद के अंदर, ट्रंप साहब को वो पसंद नहीं है कि दुनिया जो अब नई बन रही है, मल्टीपोलैरिटी आ रही है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है, और कुल मिलाकर के अमेरिका का जो एक दबदबा था वो कम हो रहा है, चाइना बड़ी शक्ति, भारत बड़ी शक्ति वगैरह वगैरह, उनको ये पसंद नहीं आता। उनको ये बात ही नहीं पसंद है। ब्रिक्स के बारे में वो बात करते हैं, चिड़ के बात करते हैं। हमारा दुनिया का नजरिया अलग है। हकीकत यह है कि जो दुनिया बदल रही है, जो पुराना वर्ल्ड ऑर्डर था वो अब इतिहास बन रहा है, चाहे ट्रंप साहब को पसंद हो या ना हो, ये हकीकत है। और भारत उसके अंदर एक नई शक्ति के रूप में उभर रहा है। जो ट्रंप साहब राजी हुए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं, कह नहीं रहे लेकिन इस बात को माना है कि भारत जो है वो अपना उसका स्फीयर है और अपनी महाशक्ति के रूप में भारत उभर रहा है। अगर अमेरिका डील नहीं करना चाहता तो और दुनिया के देश तैयार हैं। यूरोपियन यूनियन ने दिखा दिया, चाइना तक ने दिखाया, रूस ने दिखाया, तो उनको ये समझ में आने लगा है। लेकिन उनका एक अपना नजरिया है, वो ये कहते हैं भाई पूरी दुनिया वैसे चलेगी जैसा वो चाहते हैं या अमेरिका। अब वो कहते रहे, उनकी इच्छा ही हो सकती है, लेकिन जिस हिसाब से भारत से डील हुई है, जिस हिसाब से उन्होंने खुद फोन किया है, ये दर्शाता है कि उनके बयान अलग होते हैं, क्या वो चाहते हैं बात अलग होती है, उनका एक बादशाही तरीका है। लेकिन हकीकत ये है दुनिया की, वो भी साथ साथ उनको माननी पड़ रही है। भारत को लेके माननी पड़ी, आप थोड़ा इंतजार करिए, चाइना के साथ भी माननी पड़ेगी, यूरोपियन यूनियन के साथ भी माननी पड़ेगी, और ईरान के साथ। दुनिया बदल रही है, एक वो तरीके माने ना से माने। हाँ, दुनिया बदल रही है और एक तरीके से वो एक्सपोज हो चुके हैं। नहीं करते ये सारा कुछ ठीक तो है। पर्दे के पीछे छुपा रहता, अब वो एक्सपोज हो चुके हैं। एक सवाल लेके जाऊं। लक्ष्मण जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन कूटनीति की भाषा में इसका प्रयोग नहीं करें तो अच्छा। दुनिया समझ रही है, दुनिया समझ रही है, बिल्कुल आपने सही कहा। कूटनीति की भाषा आप और एम्बेसडर दयाल साहब ज़्यादा बेहतर समझते हैं, हम तो आम लोगों की भाषा बोलने की कोशिश कर रहे थे। गुलशन सचदेवा साहब, एक सवाल आपके पास कि भारत, पाकिस्तान और अमेरिका, या फिर दूसरे तरीके से कहें अमेरिका प्लस पाकिस्तान, अमेरिका प्लस भारत, अब इस ट्रेड डील के बाद इस समीकरण को कैसे देख रहे हैं? बात यह है कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ क्या संबंध है, भारत के पाकिस्तान के क्या संबंध है, वो एक उनका भी एक लंबा इतिहास है। अमेरिका के पाकिस्तान के संबंधों का, उसको अलग तरीके से भारत डील करता रहा है और वो डील करता रहेगा। मैं सवाल को रिफ्रेम कर रहा हूं। अमेरिका भारत पाकिस्तान से आने वाले सामानों पर 19% की ड्यूटी लगाता है, वहां पे टैरिफ 19% एवरेज टैरिफ। भारत का टैरिफ 18% हो गया। बीच में जिस तरीके से गोद में पाकिस्तान के आर्मी चीफ, वहां के प्रधानमंत्री बैठा करते थे, अब वो चलन बंद होगा? नहीं, अब 1% कम ज्यादा है, जैसे मैंने कहा ये डायनामिक सिचुएशन है। जिस तरीके से पिछले कई महीनों से ये क्रम चला है, ये नंबर बदलते रहेंगे। अभी भी कोई बहुत ज्यादा स्थायी इनको मैं नहीं मानता हूं। लेकिन बात ये सही है कि दयाल साहब ने कहा कि हमारे इंटरेस्ट कॉमन है, कुछ इंटरेस्ट कॉमन है। हमको लगता है कि हमारी जिस तरीके की आर्थिक और तकनीकी और सामरिक हमारी जो जरूरतें हैं, दयाल साहब कुछ बोलना चाहते हैं, भागीदार हो सकता है। दयाल साहब कुछ बोलना चाहते हैं, दयाल साहब कुछ बोलना चाहते हैं। दयाल साहब। गुरशीद साहब, मैंने ये नहीं कहा हमारे इंटरेस्ट कॉमन है। हमने कहा कि डिप्लोमेसी, आप ये देखते हैं कि इंटरेस्ट आपके परमानेंट होते हैं। दोस्ती होती है, दुश्मन वो टेम्पररी, इंटरेस्ट आप परमानेंट। हमारे इंटरेस्ट जो अमेरिका के साथ हैं उनका जिक्र कर रहा था, कॉमन इंटरेस्ट नहीं। नहीं, अब इंटरेस्ट के, आई मीन सॉरी, इनफैक्ट मैं आपको गलत इंटरप्रेट कर दिया, लेकिन उसमें यह है कि इंटरेस्ट जो है कुछ कॉमन भी थे हमारे, क्योंकि जैसे इंडो पैसिफिक में हमको लगता था कि हमारे इंटरेस्ट कॉमन है। हम दोनों एक साथ मिलके जो चीन की असर्टिव चीन जिस तरीके से यहाँ पे
बढ़ा रहा था अपनी दबदबा, उस पे दोनों मिलके एक साथ काम कर सकते हैं। लेकिन अभी ये डील हमारी ट्रेड उनके साथ हुई है, ये अच्छी बात है। और हम मानते हैं कि हमारे कुछ इंटरेस्ट अमेरिका के साथ चलने से सर्व हो सकते हैं, तकनीक में, व्यापार में, निवेश में और सामरिक तौर से भी। लेकिन अमेरिका भी अब उतना ही वैसे चाहता है कि जैसे भारत को पिछले 10 साल से वो कहता रहा था कि जो पूरी इनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी होगी उसके अंदर भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और इस तरीके के हमको लगता था कि ग्लोबल जो हमारी पार्टनरशिप है जो अमेरिका के साथ, जिसको हमने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में और हमने बहुत सी चीजों को एक साथ करने की बात की थी, वो सब सारी जो चीजें हैं वो थोड़ी सी अभी उसके अंदर आने में मुझे लगता है दोबारा से वक्त लगेगा। हालांकि एक चीज गुलशन जी, जो आप बोलते बोलते बीच में पासिंग रेफरेंस में जो चीज बोल गए ना, वो मुझे बड़ा ही महत्वपूर्ण लगा है। इस पे आगे चलकर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि शो का समय खत्म हो रहा है। वो ये कि अभी ये रेट वगैरह जो चीज़ें हैं वो ठीक हैं, लेकिन आगे चीज़ चल के इसमें बदलाव हो सकते हैं, डायनामिक सिचुएशन। लेकिन मैं इसको अलग तरीके से देख रहा हूँ कि डील होने के बाद भी हम लोगों को थोड़ा बहुत सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके का ट्रम्प साहब का व्यवहार रहा है पिछले कुछ महीनों में, तो कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी फाइनल नहीं है। इस कह सकते हैं सतर्कता के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आप सही मेहमानों ने अपना कीमती समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए सिमरी से आवाज़। नमस्कार।